हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं और हमने इसमें लास्ट मोमेंट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका मेन उद्देश्य है आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी कराना। और आज हम इसमें ये चैप्टर नंबर 4 वर्केबिलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब आपका एग्ज़ाम है 1 तारीख को, यानी कि आज हम इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे शाम तक। इसका जो कंबाइंड पीडीएफ है सभी चैप्टर्स का, अभी ये चैप्टर नंबर 4 है, इससे पहले हम इसके 3 चैप्टर कवर कर चुके, तो वे 3 चैप्टर भी और ये चौथा चैप्टर, आने वाले सभी चैप्टर्स का कंबाइंड पीडीएफ आज शाम को मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावा ये सभी लेक्चर्स भी काफ़ी छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। पिछले 3 चैप्टर भी हमने आधे आधे घंटे के लेक्चर्स में कवर कर लिए थे और ये चौथा चैप्टर भी मिनिमम आधे घंटे का ही रहेगा। इस तरह से हम 25-25, 30-30 मिनट के लेक्चर्स में सभी चैप्टर्स को कवर करते चल रहे हैं, तो आप यहाँ से भी रिविजन कर सकते हैं। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस पूरे सब्जेक्ट को आप एक ही दिन में कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चौथे चैप्टर को। समझिए, देखिए इस चैप्टर में ये 6 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें कंक्रीट की स्वीकार्यता क्या है वर्णन करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कंक्रीट की स्वीकार्यता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसमें स्लम्प टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, इसमें बीवी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और भी लिखे हैं मैंने, 6 के 6 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपका जरूर पूछा जाएगा कंपलसरी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कंक्रीट की स्वीकार्यता क्या है वर्णन करें। अब स्वीकार्यता के बारे में सुन लीजिए, किसे कहते हैं स्वीकार्यता। सु मतलब होता है अच्छा, कार्य मतलब कार्य, यानी कि ऐसी कंक्रीट जिस पर हम अच्छे तरीके से आसानी से कार्य कर सकते हैं, स्वीकार्यता कहलाती है। अब अच्छे तरीके से कार्य करने का मतलब क्या है, कंक्रीट के क्या क्या कार्य होते हैं, तो कंक्रीट के जो सभी अवयव होते हैं उन सबको आपस में मिलाना, इसके अलावा कंक्रीट को बिछाना, कंक्रीट पर सहनन कार्य करना, सहनन मतलब उसकी कुटाई करना, फिनिशिंग करना। अगर ये सभी कार्य आसानी से हो जा रहे हैं तो हम कह देंगे कंक्रीट हमारी स्वीकार्य है। अब इसी की यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई हैं। अब ये डेफिनेशंस कोड के हिसाब से अलग अलग शब्दों में लिखी हुई हैं, मतलब सभी का एक ही है, तो हम यहाँ पर कोड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन याद नहीं रखेंगे। आपको सभी डेफिनेशन सुन लेना है, फिर एग्जाम में आप सिर्फ लिख के आएंगे, आप कोड के अनुसार मत लिखना, डायरेक्ट लिखना स्वीकार्यता के बारे में क्या होता है स्वीकार्यता। तो इन सभी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्वीकार्यता क्या है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहली डेफिनेशन देखिए, स्वीकार्यता ताज़ा कंक्रीट का एक ऐसा गुण है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, जो स्वीकार्यता होता है वर्केबिलिटी, वो ताज़ा कंक्रीट का गुण होता है। ताज़ा कंक्रीट से मतलब है कंक्रीट के सभी घटक को हमने आपस में मिला दिया, उसमें जब हमने पानी मिला दिया तो उस समय कंक्रीट ताज़ा होती है, जिसे हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं। तो उस ताज़ा कंक्रीट का ये गुण होता है, यानी स्वीकार्यता ताज़ा कंक्रीट का ऐसा गुण है जिसके कारण यह निर्धारित किया जा सकता है कि कंक्रीट जितनी आसानी एवं समांगता से मिलाई जा सकती है, बिछाई जा सकती है, सहनित की जा सकती है तथा फिनिश की जा सकती है। मैंने आपको यही सब कार्य बताए थे, कौन कौन से, कंक्रीट को मिलाना, उसे बिछाना, उसकी कुटाई करना और फिनिशिंग करना। ठीक है, तो ये सब काम अगर आसानी से हो जा रहा है किसी भी कंक्रीट पर तो वह कंक्रीट स्वीकार्य कहलाएगी। समझ आया सभी को। यहाँ पर एक और छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कंक्रीट के पूर्ण सहनन के लिए। सहनन मतलब होता है कंपैक्शन, यानी कुटाई करना, उसके वॉइड्स में जो भी आपका एयर और वाटर के वॉइड्स हैं उन सबको रिमूव करना, वो क्या हो जाएगा आपका सहनन हो जाएगा, कंपैक्शन। सभी समझ पा रहे हैं इसको। तो आवश्यक आंतरिक कार्य कंक्रीट की स्वीकार्यता कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर और डेफिनेशन नीचे लिखी है, इनको भी समझ लीजिए। सभी का मतलब सेम ही है, सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होंगी, आप सुनते रहिए ध्यान से। स्वीकार्यता एक ऐसा गुण है जिससे यह निर्धारित किया जा सकता है कि समांगता में कमी लाए बिना ताज़ा कंक्रीट पर कार्य कितनी सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, जितनी सरलता से कंक्रीट को बिछाया जा सके जिससे पृथक्करण तथा निश्रवण ना हो, स्वीकार्यता कहलाती है। अब पृथक्करण और निश्रवण क्या होता है, पृथक मतलब होता है अलग हो जाना, यानी कंक्रीट के जो अवयव हैं अगर वे अवयव अलग अलग हो जा रहे हैं तो कंक्रीट में क्या हो गया, पृथक्करण हो गया। और अगर पार्टिकल अलग अलग नहीं हो रहे हैं तो उसमें पृथक्करण नहीं हो रहा है।
तो हम कंक्रीट में इतनी पानी की मात्रा मिलाते हैं जिससे इसके पार्टिकल अलग अलग भी ना हो और कंक्रीट पर कार्य भी आसानी से किया जा सके, तो वो सुकार्यता कहलाता है। निस्रवण मतलब होता है ब्लीडिंग, यानी कि जो कंक्रीट में सीमेंट का पेस्ट होता है वो बाहर ना निकले कंक्रीट से, तो इसका मतलब उसमें निस्रवण भी नहीं हो रहा है। तो कंक्रीट में जब पृथक्करण भी ना हो और निस्रवण भी ना हो और कंक्रीट को हम आसानी से बिछा सकते हैं, तो वो कंक्रीट हमारी सुकार्य कंक्रीट होगी। ये चीज़ सभी को समझ आ रहा है ना? बिल्कुल, आप सिंपल शब्दों में याद रखिएगा कि किसी भी कंक्रीट पर कोई भी वर्क हम आसानी से कर पा रहे हैं तो वह कंक्रीट हमारी सुकार्यता होगी। ठीक है, सुकार्य होगी। और वर्क कौन कौन से करते हैं आपको बता ही दिया, कंक्रीट को आपस में मिलाना, कंक्रीट को बिछाना, कंक्रीट पर संयनित करना, कंक्रीट को उसकी फिनिशिंग करना, ये सब कार्य आपको याद रखने हैं। अब थोड़ी सी और डिटेल सुन लीजिए, पानी हम कितना मिलाते हैं। अगर हम अधिक पानी मिलाएंगे तो उससे कंक्रीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम मिलाएंगे तो उससे क्या होगा। तो यहाँ से आगे देखिए, यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि कंक्रीट के सभी अवयव रूक्ष होते हैं। रूक्ष मतलब होता है रफ, यानी सूखे होते हैं, जिनको आपस में मिलाना आसान नहीं होता। इसमें जल जो होता है पानी, ये स्नेहक का कार्य करता है। स्नेह मतलब लुब्रिकेंट। जो हमारे सूखे अवयव होते हैं सभी कंक्रीट के, उन सबको हम आपस में मिलाते हैं तो उसमें पानी मिला देते हैं जिससे कि ये हमारा रफ ना रहे, रूक्ष ना रहे। ठीक है, अब जितनी जल की मात्रा अधिक होगी उतनी ही कंक्रीट को मिलाना और ढालना आसान होगा, परंतु जल की मात्रा भी आपको बताया था एक निश्चित वैल्यू तक ही होनी चाहिए। यहाँ 25 से 30% तक लिखा हुआ है, एक्चुअल में 23% आपको बताया गया था, फिर भी आप 25 से 30% याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है जल की मात्रा 25 से 30% से अधिक होने पर यह कंक्रीट में रंध्र उत्पन्न करने लगता है, यानी कि 25% से 30% तक होगी तो हमारी उसका सीमेंट का हाइड्रेशन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर उससे और भी ज़्यादा पानी मिला देंगे तो वो पानी वॉइड्स में भर जाएगा और फ्यूचर में बाष्प बन के पानी उड़ जाता है, तो वहाँ पर रंध्र बने रह जाते हैं खाली, जिससे कि कंक्रीट की सामर्थ्य कम हो जाती है। तो ये यहाँ लिखा है जिससे कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती है, क्योंकि जलायोजन की क्रिया हेतु 25 से 30% जल ही पर्याप्त है। इससे अधिक जल की मात्रा रंध्रों में बची रह जाती है, यही मैंने आपको बताया था। यहाँ अतः हम कह सकते हैं सुकार्यता तथा कंक्रीट की सामर्थ्य एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत से मतलब क्या है, अगर आप जल की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो कंक्रीट आपकी आसानी से बिछाई जा सकती है, यानी सुकार्यता बढ़ जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसीलिए सुकार्यता और स्ट्रेंथ जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? अब इसके बाद आगे समझिए। इसके बाद देखिए आगे यहाँ लिखा है सुकार्यता बढ़ने पर सामर्थ्य तो बढ़ जाती है, गलत लिखा है यहाँ पर, इसको सही कर लीजिएगा। सुकार्यता बढ़ने पर सामर्थ्य बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। ठीक है, तो यह गलत है, इसको आप हटा दीजिए, इसे मत लिखिएगा, यहाँ पर यह मिस्टेक से गलत लिखा हुआ है। ठीक, बाकी यहीं तक याद रखिए, आप इतना लिख लीजिएगा, यहाँ तक काफ़ी है, नीचे का छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं जो इसको छोड़ सकते हैं आप। बाकी और अगर आप आगे लिखना चाहते हैं यहाँ से लिख सकते हैं आगे। जल की कम मात्रा कंक्रीट को मिलाने में भी कठिनाई पैदा करती है। कंक्रीट काफ़ी सख्त रह जाती है जिससे इसका बिछाना और कुटाई करना कठिन हो जाता है। अतः हमें ऐसी कंक्रीट प्राप्त करनी है जो ना तो अधिक गीली हो, अधिक गीली हो जाएगी तो उससे सामर्थ्य जो है इसकी कम हो जाएगी, और ना ही सख्त और कुटाई के पश्चात रंध्रहीन व सघन हो। अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग सुकार्यता की कंक्रीट की आवश्यकता पड़ती है। यानी स्थूल कंक्रीट कार्यों में, स्थूल मतलब होता है वल्क सूखे कंक्रीट कार्यों में कम सुकार्यता वाली कंक्रीट तथा प्रबलित कंक्रीट कार्य यानी आरसीसी वर्क में अधिक सुकार्यता वाली कंक्रीट ही उपयुक्त रहती है। तो ये सब यहाँ पर सुकार्यता के बारे में था। कुछ चीज़ें आपको सुनने से याद हुई होंगी, बाकी आप इसको पीडीएफ से भी एक बार और रीड कीजिएगा तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सभी को समझ आ गया ये? अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसमें लिखा हुआ है पृथक्करण, रूक्षता, निस्रवण को समझाइए। मतलब यहाँ पर आपको 3 डेफिनेशन देनी है पृथक्करण की, रूक्षता की और निस्रवण की। सबसे पहली डेफिनेशन समझते हैं हम कंक्रीट की रूक्षता। रूक्षता मतलब इंग्लिश में हार्शनेस ऑफ कंक्रीट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, नाम से स्पष्ट हो रहा है। रूक्ष मतलब होता है सूखी कंक्रीट, जिसमें पानी की मात्रा कम हो, वह कंक्रीट होगी आपकी रूक्ष कंक्रीट। समझ पा रहे हैं सभी? तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में। कंक्रीट में जब जल की मात्रा कम होती है तो रूक्ष हो जाती है, यानी पानी की मात्रा अगर आप कंक्रीट में कम मिलाते हो तो वह कंक्रीट आपकी रूक्ष हो जाती है।
इसको बिछाना व सहनन करना कठिन हो जाता है, यानी हम इसको आसानी से बिछा भी नहीं सकते और इसका कंपैक्शन भी ठीक से नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कभी जब छत डलवाते हैं हम, यानी स्लैब जब पड़ती है और उसमें जो कंक्रीट यूज करते हैं, अगर उस कंक्रीट में पानी की मात्रा कम हो तो उसमें गिट्टी ऊपर आने लगती है, उसको आसानी से राजमिस्त्री जो होते हैं वो कन्नी के द्वारा प्लेन नहीं कर पाते, उसमें गिट्टी ऊपर आने लग जाती है। इसका मतलब कि हम उसको आसानी से बिछा नहीं पा रहे। जब उसको हम कंपैक्ट करते हैं, ठुकाई करते हैं उसकी, तो वो ठुकाई भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती अगर कंक्रीट रूक्ष रहती है तो ये यानी कंक्रीट में रूक्षता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है यांत्रिक विधियों द्वारा तो यह संभव हो जाता है, परंतु यदि ऐसा संभव हो भी जाता है तो कंक्रीट पर कार्य करना मुश्किल होता है। यानी हम मशीन द्वारा तो ये काम कर सकते हैं, बिछा भी सकते हैं, कंपैक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो जाता है, लेकिन फिर भी कंक्रीट पर वर्क करना उतना आसान नहीं हो पाता है। ठीक है, रूक्ष कंक्रीट पर। आगे लिखा है ऐसी स्थिति में जल को मिलाना पड़ता है जिससे कंक्रीट सुकार्य हो जाए। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर रूक्षता सुकार्यता का उल्टा है। अगर सुकार्य कंक्रीट होगी, उसमें पानी की मात्रा प्रॉपर रहेगी तो रूक्षता कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, और रूक्षता कंक्रीट के लिए हानिकारक होती है, रूक्षता नहीं होनी चाहिए कंक्रीट में। ठीक है, यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अधिक जल की मात्रा कंक्रीट की सामर्थ्य में कमी को पैदा करेगी। यहाँ तो की जगह बेटा को कर लीजिएगा, कमी को पैदा करेगी। यानी बिल्कुल जो आपने वर्केबिलिटी में पढ़ा था ना पीछे सुकार्यता में, वही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा शब्द को समझ लीजिएगा। आप इस पर बहुत कुछ लिख सकते हैं, बस आपके माइंड में इतना पता होना चाहिए रूक्षता का मतलब क्या है। रूक्षता मतलब है सूखी कंक्रीट जिसमें पानी की मात्रा कम हो। अब आप आराम से बता सकते हैं पानी की मात्रा कम है तो पानी बढ़ा देंगे, लेकिन एक निश्चित मात्रा से अधिक पानी भी नहीं मिलाएंगे। अगर ज़्यादा पानी मिला देंगे तो कंक्रीट की सामर्थ्य कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। परंतु यदि कंक्रीट की कुटाई ढलाई ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी तो इसमें रंध्र रह जाएंगे और वो भी कंक्रीट की सामर्थ्य को कम कर देंगे। अतः हमें इस प्रकार का सामंजस्य बैठाना होगा कि कंक्रीट में इतना जल हो कि वह रूक्ष ना रहे और ठीक प्रकार से कुटाई ढुलाई और कुटाई के योग्य हो, तथा साथ ही उसकी सामर्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार की कंक्रीट ही सुकार्य कहलाती है, ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके। अब आगे लिखा है श्रेणीकृत मिलावे, यानी ग्रेडिंग वाले जो मिलावे होते हैं उनमें किसी एक माप के कणों की अधिकता होने के कारण भी कंक्रीट रूक्ष हो जाती है। अगर सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे ना किसी भी कंक्रीट में, तब भी आपकी कंक्रीट रूक्ष हो जाती है। ठीक है, चालनी द्वारा ऐसे फालतू कणों को निकालकर मिलावे को सुधार लेना चाहिए। तो रूक्षता के बारे में आप लोग लिख देंगे आसानी से। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं पृथक्करण तथा निस्रवण, यानी सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग के बारे में। तो पृथक्करण तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, पृथक मतलब होता है अलग हो जाना। तो कंक्रीट के अंदर जो मिलावे के कण होते हैं अगर वे अलग अलग हो जा रहे हैं, इसका मतलब कंक्रीट में पृथक्करण हो रहा है। निस्रवण यानी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब होता है ब्लड, जानते हैं ब्लड, खून जब बहता है हमारी बॉडी से तो बाहर निकल आता है, सेम वैसे ही ब्लीडिंग को याद रखना आप। ब्लीडिंग का मतलब है कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट का पेस्ट होता है ना, सीमेंट का पेस्ट अगर कंक्रीट से बह करके उसकी सतह पर आ जा रहा है, बाहर निकल आ रहा है, डेट मीन्स उसमें ब्लीडिंग हो रही है। तो हमारी कंक्रीट में ना तो सेग्रीगेशन होना चाहिए ना ही ब्लीडिंग होनी चाहिए, इन दोनों से ही स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है, अच्छी सुकार्यता वाली कंक्रीट के लिए आवश्यक है कि ढलाई के लिए ले जाते हुए तथा बिछाने के दौरान उसमें पृथक्करण व निस्रवण न हो। पृथक्करण से तात्पर्य कंक्रीट के अवयवों का अलग अलग हो जाना है। सूखी कंक्रीट के मोटे मिलावे के कणों का अलग हो जाना पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण की डेफिनेशन क्लियर है सभी को। जो हमारी सूखी कंक्रीट होती है, मतलब पानी की मात्रा अगर कम होगी उसमें, तो उस समय क्या होगा, मोटे मिलावे के जो पार्टिकल है अगर वो अलग अलग हो जा रहे हैं कंक्रीट से, डेट मीन्स उसमें सेग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा है गीली कंक्रीट से सीमेंट पेस्ट का बहकर सतह पर निकल आना निस्रवण कहलाता है। तो ये सब कुछ पानी की मात्रा के कारण तो हो रहा है। अगर पानी की मात्रा कम है, सूखी कंक्रीट है, तो उसमें सेग्रीगेशन की समस्या आ सकती है। पानी की मात्रा अत्यधिक है, यानी ज़्यादा गीली कंक्रीट है, तो उसमें पानी बह करके कंक्रीट से बाहर आएगा, साथ में सीमेंट को भी ले आएगा, डेट मीन्स सीमेंट पेस्ट बाहर हो जाएगा, तो इसको हम ब्लीडिंग कह देंगे, निस्रवण। सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, पृथक्करण सीधी तरह से कंक्रीट की ढलाई की प्रतिक्रिया से संबंधित है। ढलाई का मतलब क्या, कंक्रीट की जब हम ढलाई कर रहे हैं तो उस समय उसमें पृथक्करण होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। समझ पा रहे हैं। अधिक माप के मिलावे के कण, अधिक माप के मिलावे के कण का मतलब है जो मैक्सिमम साइज वाले मिलावे कण होते हैं, मोटे मिलावे के कण। और लिखा है अधिक मिलावे की मात्रा, यानी एक तो अधिक माप के मिलावे के कण जिनका साइज अधिक होगा, दूसरा अधिक मिलावे की मात्रा अगर अधिक होगी तो इसके कारण क्या होगा, पृथक्करण को ये बढ़ाते हैं। ठीक है,
पृथक्करण को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है पृथक्करण को, ये भी सुन लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो पहला पॉइंट है कंक्रीट को कम ऊंचाई से फेंका जाए। अगर हम कंक्रीट, जैसे छत पे हम कंक्रीट डाल रहे हैं, सपोज छत डाल रहे हैं अपनी कंक्रीट से, तो जब कंक्रीट को बहुत अधिक ऊंचाई से हम गिरा देंगे तो उसमें भी सेग्रीगेशन आ जाएगा, इसलिए कम हाइट से कंक्रीट को बिछाना चाहिए, गिराना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा अधिक ऊंचाई से फेंका नहीं जाना चाहिए उसको। दूसरा है अधिक विस्तार वाले क्षेत्र में कंक्रीट बिछाते समय बिना वाइब्रेटर के कंक्रीट को बिछाया जाए। अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा वाइब्रेटर यूज़ कर लेंगे तब भी सेग्रीगेशन उसमें उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए बिना वाइब्रेटर के कंक्रीट को बिछाया जाए अगर अधिक विस्तार वाले क्षेत्र है वहाँ पर। आगे अगला पॉइंट है वाइब्रेटर का प्रयोग सीमित समय के लिए किया जाए। मतलब बहुत अधिक मात्रा में भी आपको नहीं करना है वाइब्रेटर का यूज, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक आपको वाइब्रेट नहीं करना है कंक्रीट को, अदरवाइज उसमें सेग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है कुछ सीमित मात्रा में जल मिलाकर, यानी एक लिमिट में हम जल मिलाकर भी सेग्रीगेशन को दूर कर सकते हैं, ताकि जो उसमें कंक्रीट स्वीकार्य हो जाए, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए उसकी, जिससे कि पार्टिकल अलग अलग ना हो पाए। लेकिन इतना ज़्यादा भी जल नहीं मिलाना है कि सामर्थ्य कम हो जाए, ठीक है। ये हो गए। अब आगे देख लीजिए निस्रवण के बारे में थोड़ा सा। निस्रवण से मतलब क्या है, ब्लीडिंग अभी आपको बताया था निस्रवण के बारे में। निस्रवण का मुख्य कारण सहनन के दौरान, सहनन जानते हैं, जब हम उसकी कुटाई करते हैं, मतलब कंपैक्ट करते हैं उसको, के दौरान अवयवों के द्वारा जल को बांधे न रख पाने के कारण इसका सतह पर आ जाना होता है। यानी जो पानी है जब हम उसको कंपैक्ट करते हैं तो वो पानी जो होता है पार्टिकल्स को अधिक लंबे समय तक बांधे नहीं रख पाता और बाहर आ जाता है निकल के। जब सहनन होता है तो अवयव गुरुत्व के कारण नीचे बैठ जाते हैं, परंतु जल उनसे अलग होकर सतह पर आ जाता है, जिससे सतह पर कंक्रीट में रंध्र पैदा हो जाते हैं और यह कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि कंक्रीट का सहनन ज़रूरत से ज़्यादा न किया जाए। सहनन मतलब कंपैक्शन, अगर हम ज़्यादा सहनन कर देंगे तो ब्लीडिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और जल की आवश्यक मात्रा ही प्रयोग की जाए। ये हो गया। अब इसको भी दूर कर सकते हैं हम, सहनन को देखिए कैसे दूर कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में। क्या, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी संरचनाओं में निस्रवण के कारण जल प्रबलन छड़ों के नीचे एकत्र हो जाता है। जो जल होता है यानी वाटर होता है, वो जो प्रबलन छड़ होती है ना, यानी कि रेनफोर्समेंट बार्स होती हैं स्टील की, उनके नीचे जल इकट्ठा हो जाता है। अगर उनके नीचे जल इकट्ठा हो गया तो बाद में वो वाष्पित हो जाएगा, फिर एकत्र हो जाता है तथा बाद में वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण कंक्रीट व इस्पात के बीच बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है। निस्रवण को निम्न उपयोगों से कम किया जा सकता है। अब निस्रवण देखिए कैसे कैसे हम कम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है निस्रवण में कमी की जा सकती है यदि सीमेंट की सूक्ष्मता बढ़ाई जा सके। सूक्ष्मता मतलब महीन सीमेंट अगर हम यूज करें तो उससे निस्रवण कम किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है C3A की मात्रा बढ़ाकर निस्रवण कम किया जा सकता है। C3A मतलब होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसकी मात्रा बढ़ाकर कैसे कम कर देंगे, क्योंकि सीमेंट में जो प्रारंभिक जमाव काल होता है ना, वो इसी के कारण आता है। सबसे पहले सीमेंट सेट इसी के कारण होता है। C3A, बेटा 3 कर लीजिएगा, C3A, ठीक है। C3A की मात्रा बढ़ा करके हम निस्रवण कम कर सकते हैं। अगला है कंक्रीट में त्वरक मिलाकर। ये बेटा त्वरण की जगह त्वरक लिख लीजिएगा, यहाँ लिखा है पेंसिल से, त्वरक आएगा। त्वरक मिलाकर, त्वरक मतलब होता है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर के रूप में हम CaCl2 यूज कर लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या होते हैं, रिएक्शन को बहुत तेज कर देते हैं। जब रिएक्शन को तेज कर देंगे तो हमारी सीमेंट जो होगी कंक्रीट के अंदर, या कंक्रीट होगा, वो जल्दी से सेट होने लग जाएगा, तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी। समझ पा रहे हैं सभी। आगे है तापक्रम को घटाकर, टेम्परेचर कम कर देंगे तो भी आपका सीमेंट पेस्ट बहेगा नहीं। आगे सीमेंट की मात्रा अधिक रखकर, सीमेंट की मात्रा ज़्यादा करेंगे तो पानी के साथ उसकी रिएक्शन प्रॉपर हो जाएगी। अगला खनिजों की उपस्थिति निस्रवण में कमी लाती है। तो ये 5-6 पॉइंट है जिससे हम निस्रवण को कम कर सकते हैं। तो ये हमारी 3 मेन डेफिनेशन हो गई, रूक्षता, पृथक्करण और निस्रवण। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी आप एक बार और अच्छे से PDF से इसको रीड कर लीजिएगा। सिर्फ आप सुनते रहिए चीज़ें, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में जरूर याद आ जाएगा। आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा आपने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। सिर्फ सुन लीजिए ध्यान से, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपके माइंड में कुछ चीज़ें सेट हो जाएं आसानी से। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंक्रीट की स्वीकार्यता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। यानी आपको यहाँ पर बताना है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप अच्छे से तैयार करना और हेडिंग वाइज आप इसको एग्जाम में लिख के आइएगा। इसके टोटल अगर मैं बात करूँ 7 या 8 ऐसे फैक्टर हैं जो कंक्रीट की स्वीकार्यता पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले तो आप उनके नाम याद कर लीजिए, ये तो आप रट लीजिए अच्छे से कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला है जल की मात्रा, वाटर कंटेंट।
आपको पता है वाटर कंटेंट किस तरह से कंक्रीट की सुकार्यता को प्रभावित करेगा। आपको बताया था अगर कम पानी की मात्रा रहेगी तो कंक्रीट की सुकार्यता कम हो जाएगी, अगर पानी की मात्रा हम अधिक कर देंगे तो सुकार्यता बढ़ जाएगी लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसीलिए हमें प्रॉपर मात्रा में पानी मिलाना चाहिए। ये सब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, भी पहले सुन लीजिए ध्यान से। दूसरा है मिलावे का आकार। आकार मतलब शेप, एग्रीगेट का शेप कैसा होना चाहिए। तो जो गोल वाले एग्रीगेट होते हैं ना, गोल राउंडेड शेप के, वो एग्रीगेट होते हैं चिकने थोड़े से, तो उनमें क्या होता है, उनकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है, कम पानी पर ही उनको आसानी से आप बिछा सकते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गोल वाले जो पार्टिकल हैं, गोल वाले जो एग्रीगेट होते हैं, उनकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है, जबकि जो फ्लैकी स्ट्रक्चर के होते हैं या एंगुलर होते हैं, जो नुकीले वाले, उनकी वर्केबिलिटी कम होती है। अभी आपको नीचे बताएंगे सब कुछ, पहले आप हेडिंग सुन लीजिए। तीसरा मिलावे की परिमाप मतलब साइज, किस साइज के आपके एग्रीगेट होने चाहिए। ठीक है, अगला वाला है आपका मिलावे का सतही गठन। सतही गठन मतलब हो गया सरफेस टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए एग्रीगेट का, मतलब खुरदरा होना चाहिए मिलावे की सतह या चिकनी होनी चाहिए, ये आपको बताएंगे आगे भी। मिलावे का श्रेणीकरण, श्रेणीकरण मतलब हो गया ग्रेडिंग, अच्छी ग्रेड का आपका एग्रीगेट होना चाहिए या फिर कम ग्रेड वाला एग्रीगेट होना चाहिए। अगला है सम्मिश्रकों का प्रयोग यानी यूज ऑफ एडमिक्सचर। एडमिक्सचर मिलाने से क्या होगा, कुछ एडमिक्सचर ऐसे होते हैं जो इस कंक्रीट की जो रिएक्शन है उसको बहुत तेज कर देंगे, तो उससे कंक्रीट की सुकार्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देखेंगे। नेक्स्ट है मिलावे का अनुपात यानी मिक्सचर प्रोपोर्शन। अगला है काल तथा तापक्रम यानी पीरियड एंड टेम्परेचर। ये 8 है, इनके नाम याद कर लीजिएगा। एक तो जल की मात्रा सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी मिलावे के देखिए, मिलावे का आकार, मिलावे का साइज, मिलावे का सतही गठन, मिलावे का श्रेणीकरण और एक मिलावे का अनुपात। ये 5 तो मिलावे के ऊपर ही, इनको याद कर लीजिए। और इसमें फिर 2 और एक्स्ट्रा हैं आपके, एक तो आपका सम्मिश्रक का यूज हो गया, एडमिक्सचर का यूज, और एक आपका टेम्परेचर और पीरियड हो गया। इस तरह से इनके नाम याद कर लिए आपने। तो अंदर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल, आप थोड़ा थोड़ा जरूर लिख के आ जाएंगे सबके बारे में, इनको रट लीजिएगा बस इनके नाम को। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं हम जल की मात्रा। जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारी कंक्रीट में, ये सुन लीजिए। देखिए लिखा है यहाँ पर, कंक्रीट में उपस्थित जल की मात्रा सुकार्यता पर सीधा प्रभाव डालती है। कंक्रीट में जल की मात्रा जितनी अधिक होगी, कंक्रीट उतनी ही तरल होगी। तरल मतलब फ्लूइड, जिसमें बहने का गुण हो, जो आसानी से बह सकती है। ठीक है, अतः तरल कंक्रीट की सुकार्यता उतनी ही अधिक होगी। आपको मैंने बता ही दिया, जल की मात्रा अगर अधिक होगी तो कंक्रीट फ्लूइड हो जाएगी, यानी कि आसानी से बह सकती है, उसको आसानी से बिछाया जा सकता है, मतलब उसकी सुकार्यता भी अधिक होगी। आगे लिखा है, निर्माण स्थल पर प्राय देखा गया है कि कम ज्ञान रखने वाले सुपरवाइजर कंक्रीट की रूक्षता को कम करने के लिए उसमें पानी मिला देते हैं। यानी रूक्षता मतलब सूखेपन को कम करने के लिए पानी मिला देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ज़्यादा पानी मिलाने से इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जिन सुपरवाइजर को कम ज्ञान होता है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इससे आप लोग इसको इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख के आ सकते हैं, जैसे आपको उचित लगता है। तो यहाँ तक समझ आ रहा है कि कम ज्ञान रखने वाले सुपरवाइजर कंक्रीट की रूक्षता मतलब सूखेपन को कम करने के लिए उसमें पानी मिला देते हैं, जिससे उसकी सुकार्यता तो बढ़ जाती है, परंतु हम यह पूर्व में ही अध्ययन कर चुके हैं। आपको एग्जाम में ये लाइन नहीं लिखनी है बेटा, आप लिखिएगा परंतु अधिक पानी की मात्रा कंक्रीट की सामर्थ्य को कम कर देता है। अतः ऐसा करना अंतिम विकल्प होना चाहिए। जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो वर्केबिलिटी बढ़ाने का, तब आप पानी मिला सकते हैं, लेकिन इसके साथ में जब पानी मिलाएं ना आप, तो पानी के साथ साथ सीमेंट भी बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर बना रहे। तो यही लिखा है आगे, अधिक जल की मात्रा निस्रवण का कारण भी बन जाती है, यानी कि उसमें ब्लीडिंग भी होने लग जाएगी अगर आप पानी ज़्यादा मिला देंगे तो। यदि पानी मिलाना आवश्यक ही हो तो उसमें सीमेंट भी मिलाना चाहिए, जिससे जल सीमेंट अनुपात परिवर्तित ना हो, वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर बना रहे। इसीलिए जब आप पानी की मात्रा बढ़ाएं ना वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो साथ में आपको सीमेंट की मात्रा भी बढ़ा देनी है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया इतना। अब अगला समझ लीजिए आप दूसरा पॉइंट है मिलावे का आकार। मिलावे का आकार मतलब शेप किस तरह की होनी चाहिए आपके एग्रीगेट की। यहाँ लिखा है, मिलावे का आकार सुकार्यता को प्रभावित करता है। नुकीले मतलब एंगुलर, और लंबोतरे मतलब हो गया इलेंगेटेड। अगला है फ्लैकी यानी पत्ते के आकार का जो होता है। मिलावे कंक्रीट को रूक्ष बना देते हैं। ये किस तरह के, एक तो नुकीले एंगुलर, दूसरे इलेंगेटेड, तीसरे फ्लैकी। ये मिलावे कंक्रीट को कैसे बना देते हैं, रूक्ष मतलब सूखा बना देते हैं। जबकि जो क्यूबिकल होते हैं घनाकार या फिर गोल यानी राउंडेड, मिलावे
की स्वीकार्यता को बढ़ाते हैं। मिलावे की स्वीकार्यता को बढ़ाते हैं, इसका मतलब गोल चिकनी सतह वाले मिलावे को मिलाना आसान है तथा कम पानी में ही इनकी स्वीकार्यता अच्छी प्राप्त होती है। इस प्रकार के मिलावे का आंतरिक घर्षण भी कम होता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि नदी नाले से प्राप्त बालू, ग्रेवल, तोड़े गए पत्थरों से प्राप्त ग्रिट और बालू की तुलना में अधिक स्वीकार्यता प्रदान करते हैं। यानी जो गोल वाले होते हैं ना, आपके गोल वाले एग्रीगेट, राउंडेड शेप के या क्यूबिकल शेप वाले, वे ज़्यादा स्वीकार्य होते हैं, जबकि जो आपके नुकीले होते हैं, एंगुलर या एलोंगेटेड या फ्लैकी वाले, ये कम स्वीकार्य होते हैं। ठीक है, लेकिन राउंडेड वालों की स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि वे चिकने होते हैं, फिसल जाते हैं, लोड को उतना ज़्यादा नहीं सहन कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है साथ में। लेकिन यहाँ हम स्वीकार्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, राउंडेड वाले की स्वीकार्यता ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम तीसरा, मिलावे का परिमाप। परिमाप मतलब साइज, किस साइज के आपके एग्रीगेट होने चाहिए। तो मिलावे की माप जितनी अधिक होगी उतना ही उसका सतही क्षेत्रफल कम होगा। आपको पता है पार्टिकल अगर बड़े साइज के हो तो सरफेस एरिया कम होता है और छोटे साइज के पार्टिकल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मिलावे की माप जितनी अधिक होगी उतना ही उसका सतही क्षेत्रफल कम होगा। अतः इसकी सतह को गीला करने के लिए उतने ही कम पानी की आवश्यकता होगी। बड़े माप के मिलावे का प्रयोग करने पर सीमेंट पेस्ट भी कम आवश्यक होगा और यह छोटे आकार के मिलावे की तुलना में बेहतर स्वीकार्यता देगा। यानी यहाँ पर कहने का सीधा मतलब ये है कि जो बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं उनकी स्वीकार्यता अधिक होती है क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम होता है, उनको कम पानी से ही हम अच्छी स्वीकार्यता प्रदान कर सकते हैं। अतः बड़े आकार के मिलावे के प्रयोग से कंक्रीट की लागत भी घट जाएगी। अतः बड़े मिलावे का ही प्रयोग करना चाहिए जब तक कि फॉर्म या प्रबलित कंक्रीट के अवयवों की माप कम ना हो। यानी कि अगर हम कोई भी प्रबलित कंक्रीट वर्क कर रहे हैं और उसके साइज कम ना हो तो उस केस में हम बड़े माप के पार्टिकल यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीगेट यूज कर सकते हैं। बड़े माप के पार्टिकल का वर्केबिलिटी अधिक होती है, अधिक स्वीकार्य होते हैं, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है मिलावों का सतही गठन। सतही गठन मतलब सरफेस का टेक्सचर किस तरह का होता है, उसका बनावट कैसी होती है, चिकना होना चाहिए या फिर रूक्ष होना चाहिए, खुरदरा। तो ये तो नाम से पता चल रहा है, चिकना होगा तो स्वीकार्यता अच्छी होगी, जो रूक्ष होगा, सूखा होगा, यानी कि उसकी स्वीकार्यता उतनी ही कम होगी। तो लिखा है मिलावे की सतही गठन का भी कंक्रीट की स्वीकार्यता पर प्रभाव पड़ता है। यदि मिलावों की सतह रूक्ष है तो इसकी सतही क्षेत्रफल चिकनी सतह वाले मिलावे से अधिक होगा। अतः रूक्ष सतह वाले मिलावे वाली कंक्रीट की स्वीकार्यता कम होती है तथा चिकनी सतह वाली कंक्रीट की स्वीकार्यता अधिक होगी। रूक्ष सतह वाले रंध्रयुक्त मिलावों को अधिक पानी के द्वारा ही स्वीकार्य बनाया जा सकता है। चिकनी घनाकृति वाले गोल ठोस मिलावों में आंतरिक घर्षण भी कम होता है, अधिक स्वीकार्य या स्वीकार्यता अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारे खुरदरे वाले, रूक्ष वाले, सतह वाले मिलावे के कण होंगे ना, वे कम स्वीकार्यता रखते हैं, जबकि चिकने वाले जो होते हैं हमारे एग्रीगेट, उनकी स्वीकार्यता अधिक होती है। इसके बारे में सुनते रहिए, आप जरूर लिखाएंगे एग्जाम में कुछ ना कुछ, सिर्फ हेडिंग याद कर लीजिएगा। अगला 5वां पॉइंट समझते हैं, मिलावे का श्रेणीकरण। श्रेणीकरण मतलब ग्रेडिंग हो गया। अब मिलावे की ग्रेडिंग का मतलब क्या है, यह एक ऐसा कारक है जो स्वीकार्यता पर अधिकतम प्रभाव डालता है। अच्छे श्रेणीकृत मिलावे में रंध्रों की संख्या न्यूनतम होती है, अतः न्यूनतम सीमेंट पेस्ट रंध्रों में भरता है तथा इसकी अधिक मात्रा स्नेहक के लिए उपलब्ध रहती है। अतः कम जल सीमेंट अनुपात पर भी अच्छी स्वीकार्यता वाले कंक्रीट प्राप्त होती है। अधिक सीमेंट पेस्ट की उपलब्धता कंक्रीट की ससंजनता प्रदान करती है तथा पृथक्करण को भी रोकती है। सभी कण एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल जाते हैं और कम प्रयास से ही अच्छा सहनन प्राप्त हो जाता है। सिंपल शब्दों में आप लिख के आइएगा, अगर हमारे अच्छे ग्रेड वाले मिलावे हैं तो उनमें जो रंध्र होते हैं ना, छिद्र, वॉइड्स, उनकी मात्रा, उनकी संख्या कम होती है, न्यूनतम होती है। इससे क्या होता है, जब रंध्र कम होंगे तो सीमेंट पेस्ट भी उसके अंदर कम भरेगा, तो बाकी जो सीमेंट पेस्ट बचा रहेगा वो कंक्रीट के जो और हमारे मिक्सर है ना, उसको प्रॉपर वे में मिक्स कराएगा, आसानी से हम उसको बिछा सकते हैं, मतलब स्वीकार्यता अच्छी मिल जाएगी हमें। तो अच्छी ग्रेड वाली कंक्रीट की स्वीकार्यता अच्छी होती है। ठीक है, अधिक होती है, ये ध्यान रखना आपको ओवरऑल। अगला पॉइंट समझिए, बस 3 हेडिंग और बची है, इनको समझ लीजिए अच्छे से, बड़ा के संदर्भ थोड़ा सा ये। अगला है सम्मिश्रकों का प्रयोग, यानी एड मिक्सर का यूज। एड मिक्सर बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया तो उससे क्या होगा, एक्सीलेटर का काम करता है, त्वरक का काम करता है, रिएक्शन को तेज कर देगा, सीमेंट पेस्ट आपका जल्दी सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है
कुछ सम्मिश्रक इस प्रकार हैं कि अगर इन्हें कंक्रीट में मिलाया जाए तो ये स्वीकार्यता को बढ़ा देते हैं। यदि अन्य परिस्थितियां स्थिर हैं तो वायुग्राही एजेंट या पोजोलाना पदार्थ की स्वीकार्यता को, पोजोलाना पदार्थ भी लिख लीजिएगा यहाँ, भी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सिंपल वे में लिख दीजिएगा, एडमिक्सचर के रूप में पोजोलाना पदार्थ भी यूज कर लेते हैं जो कंक्रीट की स्वीकार्यता को बढ़ाते हैं। वायुग्राही एजेंट कंक्रीट के असंख्य बुलबुले पैदा कर देते हैं। ये बुलबुले गोलियों की तरह कार्य करते हैं तथा कंक्रीट की स्वीकार्यता को बढ़ा देते हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल कह सकते हैं आप, कुछ एडमिक्सचर, कुछ सम्मिश्रक ऐसे होते हैं जो कंक्रीट की स्वीकार्यता को बढ़ा देते हैं, जिनमें एक तो आपका हो गया क्या, वायुग्राही एजेंट, और दूसरा हो गया पोजोलाना पदार्थ। ये दोनों ही कंक्रीट की स्वीकार्यता को बढ़ाते हैं। इतना लिखाइएगा काफ़ी है, ठीक है। बाकी आप और भी नीचे रीड कर सकते हैं। मैं अगले पॉइंट पर मूव कर रहा हूँ अब सीधे। अगला पॉइंट है मिलावे का अनुपात, किस रेशियो में या किस प्रोपोर्शन में हमें मिलावे को मिलाना चाहिए। तो मिलावे का अनुपात से मतलब है मिलावा सीमेंट अनुपात। मिलावा सीमेंट अनुपात एक महत्वपूर्ण घटक है जो स्वीकार्यता को प्रभावित करता है। मिलावा सीमेंट अनुपात जितना अधिक होगा, कंक्रीट उतनी ही दुर्लभ होगी। दुर्लभ कंक्रीट में सीमेंट पेस्ट की मात्रा कम ही स्नेहक के लिए उपलब्ध होती है, अतः कंक्रीट रूक्ष हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, हमें मिलावा सीमेंट अनुपात कम रखना चाहिए। अगर मिलावा सीमेंट अनुपात हम ज़्यादा कर देंगे तो मिलावा मतलब हो गया एग्रीगेट, जो गिट्टी होती है हमारी या बालू होते हैं, इनके साथ सीमेंट मिलाया हमने, इसका रेशियो अगर अधिक कर दिया तो हमारी जो कंक्रीट है वो सूखी रहेगी, यानी रूक्ष हो जाती है। और रूक्ष कंक्रीट होगी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब स्वीकार्यता कम हो जाएगी। इसके विपरीत कम मिलावा सीमेंट अनुपात वाली कंक्रीट में अधिक सीमेंट पेस्ट लुब्रिकेशन के लिए उपलब्ध रहता है और कंक्रीट स्वीकार्य होती है तथा इसकी ससंजकता भी बेहतर होती है। आप सिंपल वे में लिख दीजिएगा, मिलावा सीमेंट अनुपात अधिक होने पर कंक्रीट रूक्ष हो जाती है, जिसकी स्वीकार्यता कम हो जाती है। और कम मिलावा सीमेंट अनुपात होने पर सीमेंट में प्रॉपर वे में, उसमें कंक्रीट में प्रॉपर वे में सीमेंट पेस्ट बना रहता है जो लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है, जिससे स्वीकार्यता बढ़ जाती है। तो मिलावा सीमेंट अनुपात कम होगा तो स्वीकार्यता अधिक होगी, मिलावा सीमेंट अनुपात अधिक होगा तो स्वीकार्यता कम होगी, ठीक है। विपरीत है ये। अगला लास्ट है आपका काल तथा तापक्रम। काल मतलब आपका समय, पीरियड, यानी कितने टाइम बाद हम यूज करेंगे। तो ताज़ा कंक्रीट को जितना जल्दी यूज कर लेंगे आप, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यही लिखा होगा यहाँ पर। और टेम्परेचर 40 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ताज़ी कंक्रीट समय के साथ सेट हो जाती है तथा इसकी स्वीकार्यता घट जाती है, क्योंकि पानी मिलावा सोख लेते हैं तथा कुछ वाष्पीकृत हो जाता है तथा शेष जलायोजन क्रिया में प्रयोग हो जाता है। अतः कंक्रीट को मिलाने के पश्चात शीघ्र ही प्रयोग कर लेना चाहिए। उच्च तापक्रम पर पानी जल्दी वाष्पीकृत होता है, अतः शीघ्र ही कंक्रीट की स्वीकार्यता घट जाती है। अतः कंक्रीट को 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर काल मतलब समय हो गया, यानी जल्दी से जल्दी हमें कंक्रीट को यूज कर लेना चाहिए। अगर हम कुछ टाइम बाद यूज करेंगे तो पानी वाष्पित हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा पानी रंध्रों में भर जाएगा एंड जलायोजन में यूज हो जाएगा, कुछ वाष्पीकृत हो जाएगा, इससे पानी की कमी होगी तो स्वीकार्यता हमारी कम हो जाएगी। और अगर हमने टेम्परेचर भी अधिक कर दिया तब भी पानी हमारा ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर भी हमें 40 डिग्री से अधिक नहीं रखना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कंक्रीट की स्वीकार्यता को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम है, आप छोड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। सिलम्प टेस्ट में आपको मैं समझा दूंगा। सिलम्प वैल्यू लिखिए बेटा, इधर सिलम्प वैल्यू है, इधर तापमान के साथ स्वीकार्यता में कमी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी स्वीकार्यता क्या हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, टेम्परेचर के साथ स्वीकार्यता में कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर समय के साथ स्लम्प में कमी आ रही है। समय अगर आपका जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लम्प वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा याद रहेगा सभी को। डायग्राम आप छोड़ सकते हैं, बाकी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आगे। देखिए चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है अवपात परीक्षण यानी स्लम्प टेस्ट क्या है, चित्र सहित वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्लम्प टेस्ट का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ऑरली बता दूं कि स्लम्प टेस्ट होता क्या है। एक्चुअल में स्लम्प टेस्ट के द्वारा हम वर्केबिलिटी बताते हैं, यानी कि हम ये बता देते हैं कोई भी कंक्रीट हमारी कितनी वर्केबल है, यानी उसकी वर्केबिलिटी अधिक है, कम है, मध्यम है, कितनी है, ये बताते हैं स्लम्प टेस्ट के द्वारा। अब इस टेस्ट को करते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं आपको ऑरली पहले समझा दूं इसको, उसके बाद इसकी थ्योरी को आप रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ डायग्राम समझिए पहले, इसका चित्र जो दे रखा है,
इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पर ये आपको एक सांचा दिखा रखा है, मोल्ड है ये कोई एक। इस मोल्ड का जो टॉप वाला डायामीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम वाला डायामीटर 20 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो हाइट होती है ये 30 सेंटीमीटर होती है। इतना सभी को क्लियर है? यानी 10, 20, 30 इस तरह आप याद रखिएगा इसको, टॉप डाया, बॉटम डाया और हाइट। यहाँ तक क्लियर? अब इसके दोनों सिरे पर इधर देख रहे हैं आप, इधर भी एक हैंडल लगाए, एक हैंडल इधर लगाए। इस हैंडल का काम होता है इसको पकड़ के हम ऊपर को उठा लेते हैं, यहाँ से इसको इस तरह से ऊपर को हम उठाते हैं, इसको पकड़ करके सांचे को निकाल देते हैं जब इसमें कंक्रीट भरते हैं उसके बाद। तो पहले सांचा समझ आ गया सभी को। अब हम करते क्या हैं, इस सांचे के अंदर जो हमारी ताज़ा कंक्रीट होती है प्लास्टिक स्टेट में, तो उस कंक्रीट को यहाँ पर हम भर देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर कंक्रीट भरने के बाद इसकी हम कुटाई करते हैं, कंपैक्ट करते हैं इसको। कुटाई करने के लिए हमारे पास एक रॉड होती है जिसे हम कुटाई छड़ कहते हैं। इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है 60 सेंटीमीटर, और इसका जो डाया होता है वो 16 mm होता है। ठीक है, इसके द्वारा जब हम इसकी कुटाई करते हैं, कुटाई करने के बाद जब पूरी तरह कंपैक्ट हो जाती है, उसके बाद इस सांचे को हम यहाँ से पकड़ के और ऊपर को उठा देते हैं। ऊपर उठाने के बाद जो कंक्रीट होती है वो कंक्रीट नीचे बैठती है, सेटल होती है। जितनी नीचे कंक्रीट ये बैठ जाती है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये कंक्रीट बैठी है तीसरे डायग्राम में, तो जितनी ऊंचाई तक ये नीचे बैठी है कंक्रीट, ये इसकी सिलम्प वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? सिलम्प वैल्यू। अब जितनी अधिक सिलम्प वैल्यू होगी, मतलब कंक्रीट जितनी अधिक सेटल होती है नीचे, कंक्रीट उतनी ही ज़्यादा वर्केबल होती है, क्योंकि जितनी गीली कंक्रीट होगी वो उतनी ज़्यादा नीचे को सेटल होगी। सूखी होगी तो उसमें सिलम्प वैल्यू कम आएगी, मतलब वो कम वर्केबिलिटी होगी। तो यहाँ पर सिलम्प वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्केबिलिटी के। अगर सिलम्प वैल्यू ज़्यादा है तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, सिलम्प वैल्यू कम है तो वर्केबिलिटी कम होगी। सभी को समझ आ रहा है ये चीज़? ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 डायग्राम है, चारों क्लियर सभी को? पहला कुटाई छड़ हो गया, दूसरा ओनली यहाँ पर सांचा दिखा रखा है, तीसरे डायग्राम में सांचे के अंदर कंक्रीट भर दी, और चौथे डायग्राम में हमने सांचा निकाल दिया, कंक्रीट नीचे की ओर बैठ गई। बैठने के बाद जितनी हाइट तक ये नीचे को बैठी है वो इसकी स्लम्प वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया सभी को टेस्ट के बारे में। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना आप, जो स्लम्प टेस्ट होता है वो वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए और वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए नहीं किया जाता। मतलब बहुत कम वर्केबिलिटी हो कि यानी सूखी कंक्रीट हो, या बहुत अधिक गीली कंक्रीट हो, तो उसके लिए हम स्लम्प टेस्ट नहीं करते। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस टेस्ट के बारे में आपको रीड करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये ईजिली याद हो सके। ठीक है, बाकी आप डायग्राम वाली चीज़ों को माइंड में सेट कर लीजिएगा। देखिए लिखा है, अवपात परीक्षण कंक्रीट की स्वीकार्यता को स्थल पर या फिर प्रयोग में मापने वाला सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला परीक्षण है। यानी हम इसके द्वारा क्या नापते हैं? कंक्रीट की स्वीकार्यता, वर्केबिलिटी बताते हैं, या तो फील्ड पर या फिर लैब में। परंतु यह अत्यधिक सूखी या फिर अत्यधिक गीली कंक्रीट के परीक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है। यानी स्लम्प टेस्ट अधिक सूखी कंक्रीट और बहुत अधिक गीली कंक्रीट के लिए नहीं किया जाता। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। आगे लिखा है, यद्यपि यह स्वीकार्यता से संबंधित सभी घटकों को तो नहीं माप सकता, परंतु यह कंक्रीट की स्वीकार्यता के संदर्भ में मोटे तौर पर अच्छी जानकारी दे देता है, जिससे स्थल पर कंक्रीट की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इस प्रयोग में सुघट्य कंक्रीट को मानक शंकु सांचे में भरकर कूटकर फिर सांचे को उठा लिया जाता है, और कंक्रीट की ऊंचाई में आई गिरावट को नापकर हम स्लम्प ज्ञात करते हैं, अवपात ज्ञात करते हैं। अवपात का मान अलग अलग मिश्रण के लिए अलग अलग होता है, जिससे यह अनुमान लगा लिया जाता है कि मिक्स जो है हमारा वो ठीक है या इसमें सुधार की आवश्यकता है। अवपात परीक्षण 38 mm की माप से अधिक मिलावे के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही न्यूनतम जल सीमेंट अनुपात पर जो स्लम्प होता है वो लगभग 0 रहता है। ठीक है, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट के लिए यह परीक्षण कार्य नहीं कर पाता। इस परीक्षण के लिए उपकरण, अब नीचे समझ लीजिए आप उपकरण के बारे में, जो मैंने बताया था सब वही लिखा है थ्योरी में, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ देखिए उपकरण के बारे में लिखा है, यह कम से कम 1.6 mm मोटी धातु की चादर का बना होता है। ये मोटाई दे रखी है, जिस किसी भी मेटल का ये बना है उस धातु की चादर की मोटाई 1.6 mm होती है। ठीक है, तथा शंकु छिन्नक के आकार का होता है। शंकु छिन्नक से मतलब कोई भी कोन है वो कटा हुआ हो इस तरह का। ठीक है, यह ऊपर से तथा तली में खुला रहता है, ऊपर नीचे से खुला होता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ऊपर नीचे से क्या होता है? खुला होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है, इसे उठाने रखने हेतु बाहरी भाग में 2 हैंडल लगे होते हैं, एक हैंडल इस साइड, एक हैंडल इस साइड, ये आपको ऑलरेडी बता चुके। इसकी माप चित्रानुसार होती है, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी माप होती है। इसके बाद पढ़िए आगे, कुटाई छड़ के बारे में लिखा है, यह 16 mm व्यास की और 60 mm लंबी इस्पात की बनी होती है। इसका एक सिरा टेपर्ड होता है। ठीक है, आगे देखिए,
कुटाई छड़ बेटा यहाँ तक थी, यहाँ तक कुटाई छड़ है ये। फिर आगे लिखा है इसका एक सिरा टेपर्ड होता है। अब देखिए पढ़िए सांचे के बारे में। सांचा किसी समतल स्थान पर या धातु की प्लेट पर रखा जाता है। मतलब इस सांचे को हम या तो डायरेक्टली प्लेन पर रख देंगे या किसी भी धातु की प्लेट पर रखते हैं। स्थान ऐसा होना चाहिए जो जल अवशोषित ना करता हो, यानी अगर हमने ये ऐसी जगह पर रख दिया तो कंक्रीट के अंदर का जल जिसने सोख लिया, सपोज हम गीली मिट्टी पर रख दें सपोज इसको डायरेक्टली, तो वहाँ पर कंक्रीट जैसे ही आप डालेंगे तो मिट्टी क्या करेगी, जल को सोख लेगी, तो उस समय स्लम्प की वैल्यू आपकी ठीक नहीं आएगी। इसीलिए सांचे को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जो कि वाटर को एब्जॉर्ब ना करता हो। अब परीक्षण हेतु निर्धारित जल सीमेंट अनुपात की कंक्रीट तैयार की जाती है। इस कंक्रीट को 4 बराबर परतों में सांचे में भरा जाता है, यानी 4 लेयर में भरते हैं। सपोज पहली लेयर में भर दिया ये यहाँ तक, इसके बाद फिर दूसरी लेयर में भरा, इसके बाद फिर तीसरी लेयर में भरा, इसके बाद फिर चौथी लेयर में। इस तरह से 4 लेयर में हम इसको भर देते हैं। बोलिए यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? भरा जाता है। अब लिखा है हर परत को भरने के पश्चात छड़ से 25 बार कुटाई की जाती है। पहले एक लेयर भर दी, फिर 25 बार कुटाई की, दूसरी भरी, फिर 25 बार कुटाई, तीसरी भर के फिर 25 बार कुटाई करते हैं, चौथी भर के फिर से 25 बार कुटाई करते हैं। 4 लेयर में भरेंगे और हर एक लेयर की 25 बार आप कुटाई करेंगे कंपैक्शन के लिए, जिससे कंक्रीट ठीक प्रकार से सहनित हो जाए, मतलब कंपैक्शन इसका कंप्लीटली हो जाए। ऊपरी सतह की कुटाई पूर्ण होने पर उसे समतल कर दिया जाता है, मतलब प्लेन कर देते हैं। अब बाहर निकली कंक्रीट को साफ कर देना चाहिए। आप इमेजिंग करते रहना किस तरह से प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सांचे को हैंडल की सहायता से धीरे से ऊपर की ओर उठा लिया जाता है। सांचा हटने पर कंक्रीट का पिंड, यानी कि जो कंक्रीट का टोटल ये बॉडी बन जाती है कंक्रीट, ये कुछ नीचे को दब जाती है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था शुरुआत में, दब जाएगा। और जब जितना नीचे दबेगा यही क्या होता है, हमारा अवपात होता है, यानी स्लम्प होता है। सांचे की ऊंचाई से पिंड में अवपात के पश्चात आई कमी को माप लिया जाता है। यही अवपात परीक्षण की माप है। इसे कंक्रीट का स्लम्प कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में स्लम्प बोलते हैं। यदि पिंड सांचा उठाने पर नीचे गिर जाता है या फिर किनारे गिर जाता है तो अवपात का मान सही नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में हमें पुनः परीक्षण करना होता है। मतलब कहने का क्या है, आप यहाँ डायग्राम नीचे देखिए, ये तो हमारा सही अनुपात है, यानी सही स्लम्प है, सही अवपात है, ट्रू है ये, यानी कि जब जिस तरह से नीचे बैठ रहा है इस तरह से बैठना चाहिए दोनों तरफ बराबर तरीके से, तो सही है। कभी कभी होता है एक कोना पूरा नीचे बैठ जाता है और एक कोना ऐसे उठा रहता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है, ये टेस्ट हमारा खराब हो गया, इसको हम अपरूपण अनुपात कहते हैं। या फिर कभी कभी इस तरह से फैल जाता है, ऐसे ऐसे फैल जाता है, तो इसको हम कोलैप्स कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा खराब होता है। ट्रू कंडीशन में इस तरह से नीचे सेटल होना चाहिए। अगर ऐसे सेटल हो रहा है तो उस केस में टेस्ट सही हुआ है। अगर ये दोनों कंडीशन बनती है तो आपका टेस्ट गलत हो गया, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। लिखा है इस परीक्षण में अवपात 3 प्रकार से हो सकता है। सभी सही अवपात जो होता है वो समान रूप से होता है। यदि आधा कोना एक तरफ गिर जाए तो इसे हम अपरूपण अवपात कहते हैं। ऐसा जब होता है जब कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा कम हो। ऐसी स्थिति में परीक्षण दोबारा करना चाहिए या फिर अवपात को पिंड की औसत ऊंचाई में नाप लेना चाहिए। इस प्रकार का अवपात पृथक्करण की ओर इशारा करता है। कभी कभी परीक्षण में कंक्रीट की पिंड पूर्णतः गिर जाता है। ऐसे मिश्रण में जल की अधिकता के कारण होता है। इसमें अवपात ढेर की शीर्ष से नापा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन बस इसमें इन शॉर्ट लिख दीजिएगा। सही अनुपात में बराबर सभी तरफ बराबर नीचे सेटल होगा। एक कोना अगर नीचे बैठ गया तो उसको हम अपरूपण अवपात कहेंगे, पूरा फैल गया तो उसको कोलैप्स कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ वर्केबिलिटी की वैल्यू है, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर वेरी लो वर्केबिलिटी होगी इसके लिए स्लम्प वैल्यू कोई नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। सड़क पेमेंट के लिए जो हम कंक्रीट यूज करते हैं वो वेरी लो वर्केबिलिटी वाली होती है, उसकी कोई स्लम्प वैल्यू नहीं होती। दूसरा है लो, अगर लो स्लम्प वैल्यू होगी तो लो वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प वैल्यू कितनी होती है, 25 से 75 mm होती है, ठीक है। 25 से 75 या 25 से 50 mm भी से कुछ बुकों में लिखा रहता है। इधर इनके यूज लिखे हुए हैं, यूज की जरूरत ना, आप सिर्फ वैल्यू याद कर लीजिएगा। मीडियम वर्केबिलिटी की जो स्लम्प वैल्यू होती है, अगर यहाँ आपने 25 से 75 लिया तो यहाँ 75 से 100 ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाई केस में हाई वर्केबिलिटी के लिए जो स्लम्प वैल्यू होती है 100 से लेकर 150 mm तक होती है। और वेरी हाई के लिए प्रैक्टिकल हम कर नहीं पाते, संभव नहीं है। तो वेरी हाई और वेरी लो के केस में पॉसिबल नहीं है, वेरी लो और वेरी हाई के केस में। और जो लो वाला है, मीडियम है और हाई है, इसके लिए वैल्यू याद रखना 25 से 75, 75 से 100 और 100 से 150। कभी कभी यहाँ 25 से 50 और 50 से 100 भी याद रख लेते हैं मीडियम में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल हमारा हो गया कंप्लीट, यानी ये जो परीक्षण था, टेस्ट था, ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा गया है,
सहनन गुणांक परीक्षण यानी कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट को विस्तार से समझाइए। अब कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपैक्शन यानी हम कंक्रीट को इसमें कंपैक्ट करेंगे, ठीक है, और उसका जो कंपैक्शन फैक्टर निकल के आएगा उसको ज्ञात करते हैं। अब पहले इसका थोड़ा सा आप ऑरली समझ लीजिए क्या होता है, टेस्ट कैसे करते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी को रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए इसका डायग्राम समझिए पहले आप, इस डायग्राम को आपको बना के भी आना है एग्जाम में, सिंपली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपने यहाँ पर दो तो ले रखे हैं, आपने यहाँ पर हॉपर ले रखे हैं, एक हॉपर ए है, दूसरा हॉपर बी है। ए हॉपर बी हॉपर से थोड़ा बड़ा होता है, आपको देखने में भी लग रहा होगा ये साइज में बड़ा है, ठीक है। इन दोनों हॉपर के नीचे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रैप डोर बने होते हैं, मतलब छिद्र बने होते हैं, इसमें भी यहाँ पर ट्रैप डोर बना हुआ है, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, पहले आप कंक्रीट को इसमें भर देंगे, हॉपर ए में भर देंगे कंक्रीट को ऊपर तक यहाँ तक, ठीक है। भरने के बाद जो इसका नीचे वाला ये ट्रैप डोर होता है, इस ट्रैप डोर को यहाँ से खोल देते हैं, ठीक है। जब यहाँ से ट्रैप डोर, और ये खोलते तब है जब कंक्रीट ऊपर तक पूरा भर जाता है, ठीक। कंपैक्ट नहीं करते, बिना कंपैक्ट किए हुए ही इसको खोल देते हैं। जब इसको खोलते हैं तो ऊपर से कंक्रीट नीचे हॉपर बी में गिरता है। जब हॉपर बी में गिरता है तो कंक्रीट का यहाँ पर कंपैक्शन होना शुरू हो जाता है, मतलब कंक्रीट नीचे बैठना शुरू हो जाती है। हॉपर बी जबकि बड़ा था, ये हॉपर ए जबकि बड़ा था, फिर भी इसकी टोटल कंक्रीट हॉपर बी में आ जाती है, छोटा है फिर भी, क्योंकि ये यहाँ पर आकर के कंक्रीट कंपैक्ट हो जाती है तो बी में आके पूरी तरह सेट हो जाएगी यहाँ पर। अब बी का भी आप ट्रैप डोर खोल देते हैं, बी का ट्रैप डोर खुलने के बाद इस बी में से कंक्रीट इस सिलेंडर सी में आ जाती है, ठीक है, सिलेंडर में आ जाती है, और इस सिलेंडर में आकर के इसको हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। ये इसका छोटा सा प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रैक्टिकल को करेंगे कैसे, रीड कीजिए इसकी थ्योरी को। इसमें लिखा हुआ है, यह परीक्षण पूर्व में प्रयोगशाला में प्रयोग हेतु बनाया गया था, परंतु अब इसका प्रयोग निर्माण स्थल पर भी किया जा रहा है। मतलब पहले ये लैब में किया जाता था, अब ये फील्ड पर भी किया जा रहा है। यह अवपात परीक्षण से अधिक परिशुद्ध परिणाम देता है, मतलब जो हमने ऊपर स्लम्प टेस्ट किया था उससे ज़्यादा शुद्ध होता है ये, ठीक है। यह रूक्ष तथा कम सुकार्यता वाली कंक्रीट के लिए भी उपयुक्त है, जबकि स्लम्प टेस्ट हम जो वेरी लो वर्केबिलिटी की कंक्रीट होती थी उसके लिए नहीं करते थे। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट हम कर लेते हैं वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए भी, ठीक है। इस परीक्षण में भी मिलावे का जो साइज होता है 38 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। इस परीक्षण द्वारा कंक्रीट सैंपल को मानक ऊंचाई से गिराने में किए गए मानक कार्य के कारण कंक्रीट में हुए सहनन के स्तर को ज्ञात किया जाता है। मतलब कंक्रीट को हम एक हॉपर से दूसरे हॉपर में जब गिरा रहे थे तो इसमें कितना कंपैक्शन होता है, इसी को हम यहाँ पर मेजर करते हैं और वो कंपैक्शन फैक्टर के रूप में ज्ञात किया जाता है। कंपैक्शन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो आप याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है आंशिक कुटाई पर कंक्रीट का भार अपॉन में पूर्ण कुटाई पर कंक्रीट का भार। अब आंशिक कुटाई और पूर्ण कुटाई से मतलब क्या है, जो कंक्रीट हॉपर ए से हॉपर बी में आई, बी से फिर सिलेंडर सी में आई, तो ये ऑटोमेटिक जो गिरती जा रही है और इसका कंपैक्शन हो रहा है, ये कंपैक्शन आंशिक कंपैक्शन कहलाता है, मतलब आंशिक कुटाई कहलाता है। जबकि हम सिलेंडर में अलग से कंक्रीट भर के और इसको रॉड के द्वारा छड़ के द्वारा कूटते हैं, वो हमारी पूर्ण कुटाई कहलाती है। तो दोनों में अंतर समझ आ रहा है। अब देखिए इसको नीचे थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, यहाँ लिखा चित्र के बारे में, उपकरण का चित्र में विवरण दिया गया है। मुख्य रूप से इसमें दो हॉपर होते हैं तथा नीचे एक बेलनाकार सांचा होता है। ऊपरी तथा निचले हॉपर की तली में एक एक क्या होता है, ट्रैपडोर होता है, कूट छिद्र होता है, जिसे अचानक खोला जा सकता है। ऊपरी हॉपर निचले वाले हॉपर से बड़ा होता है, ठीक है। अब इसकी प्रयोग विधि देखिए, जो मैंने आपको समझाया था वही सब लिखा है, ध्यान से आप समझिएगा इसको। इसमें लिखा है ऊपरी हॉपर ए में ट्रॉवल की सहायता से ऊपर तक कंक्रीट का सैंपल भर दिया जाता है। मतलब हम पहले ऊपरी हॉपर में कंक्रीट भर देते हैं, इसकी कुटाई नहीं की जाती, इसकी कुटाई नहीं करते हम। अब हॉपर के नीचे का जो ट्रैप डोर होता है अचानक खोल दिया जाता है, जिससे कंक्रीट बी हॉपर में गिर जाती है। यदि कुछ, डायग्राम को माइंड में रखना आप, यदि कुछ ए में शेष रह गई हो, कंक्रीट जो है अगर कुछ रह गई हो ए में शेष, तो उसे छड़ से छुड़ाकर बी में पहुंचा देते हैं। यद्यपि बी हॉपर छोटा है, अब कंक्रीट का सहनन हो जाता है तो यह उसमें पूरी तरह से आ जाता है। मतलब ए से भी छोटा था लेकिन अब इसका कंपैक्शन हो गया, तो ये ए बड़ा था
तो फिर भी एक ही टोटल कंक्रीट बी में आ जाती है पूरी तरह से। अब हॉपर बी का ट्रैप डोर भी अचानक खोल देते हैं, जिससे कंक्रीट नीचे सिलेंडर यानी जो सांचा था हमारा उसमें आ जाती है। अतिरिक्त कंक्रीट को हटा दिया जाता है तथा सांचे को साफ करके इसका बाहर कर लिया जाता है। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि कंक्रीट का ए से बी हॉपर में आना, फिर बी से सी सांचे में आना, इसकी आंशिक कुटाई कर देता है, मतलब ये आंशिक कुटाई हो गई। ठीक है, अधिक स्वीकार्यता वाली कंक्रीट की कुटाई अधिक होती है तथा सांचे का भार उतना ही अधिक आता है। ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, पढ़ लीजिएगा। अब जो आंशिक कुटाई का भार है इसको हम W1 कह लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, अब ये हमने आंशिक कुटाई कर ली, अब हम इसकी पूर्ण कुटाई करेंगे। पूर्ण कुटाई का प्रोसेस क्या है, अब सांचे को साफ करके पुनः वही कंक्रीट 5 सेंटीमीटर की परतों में भरी जाती है और प्रत्येक 5 सेंटीमीटर की परत की कुटाई भली प्रकार से की जाती है। और किससे करते हैं हम इसको, कुटाई छड़ से, जो हमारी स्लंप टेस्ट में थी 16 mm व्यास और 60 सेंटीमीटर लंबी जो छड़ थी उससे हम इसकी कुटाई करते हैं और सांचे को पूरी तरह से भरकर साफ कर लिया जाता है। यदि सांचे में भरी कंक्रीट की पूर्ण कुटाई के लिए वाइब्रेटर की आवश्यकता हो तो हम वह भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, अब पुनः सांचे को तोल लिया जाता है और यह भार W2 कहलाता है। W2 W1 निकल गए तो सहनन गुणांक हमारा आ जाता है आंशिक कुटाई पर कंक्रीट का भार W1 अपॉन पूर्ण कुटाई पर कंक्रीट का भार W2। इन दोनों का रेशियो हमारा कंपैक्शन फैक्टर होता है। अब यहाँ कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू देख लीजिए आप लोग। वेरी लो, अगर वर्केबिलिटी वेरी लो है तो आपको बताया था वेरी लो के लिए हमें स्लंप वैल्यू कुछ नहीं मिलती है, खाली है। लेकिन वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट हम करते हैं और उसमें कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.78 होती है। लो वर्केबिलिटी के लिए कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.85 होती है, मीडियम के लिए 0.92 होती है और हाई के लिए 0.96 होती है। जबकि स्लंप वैल्यू आपको बताई गई थी, वेरी लो के लिए कुछ नहीं था और जो लो होती है उसके लिए 25 से 75 लेते हैं। मीडियम के लिए हम 50 से 100 ले लो या आप 75 से 100 ले सकते हैं, 2 वैल्यू लेते हैं मीडियम के केस में। और हाई के लिए 100 से 150 होती है स्लंप वैल्यू। यहाँ पर आप स्लंप वैल्यू दिखाने की आवश्यकता नहीं, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है तो सिर्फ आप ये कंपैक्शन वाली वैल्यूज यहाँ तक याद कर लीजिएगा। वेरी लो, लो, मीडियम, हाई के लिए 0.78, 0.85, 0.92 और 0.96 वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, समझ आ गया सभी को ये चीज़। तो ये टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है और लास्ट ये टेस्ट है हमारा, इसको समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बीवी सघनतामापी उपकरण का मुक्त हस्त चित्र देकर एक परीक्षण समझाइए। मतलब यहाँ पर हमसे बीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट पूछा गया है। अब ये बीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट क्या होता है, तो ये भी टेस्ट हमारा वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए ही किया जाता है। जो हमने ऊपर तीनों टेस्ट किए हैं, मतलब पहला हमने स्लंप टेस्ट पढ़ा, दूसरा कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट पढ़ा और तीसरा हम पढ़ रहे हैं बीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। ये तीनों टेस्ट हमारे वर्केबिलिटी को ही बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्केबिलिटी हम किस तरह से निकालते हैं इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम को, ध्यान से देखिए, ये हमारा बीवी कंसिस्टोमीटर है। बीवी कंसिस्टोमीटर इसमें क्या है, नीचे तो हमारा ये वाला तो नीचे स्टैंड टाइप से हो गया। ठीक है, ये तो हमारा बेस हो गया, आधार है ये वाला नीचे वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर हमने एक पटल रख दिया, ये वाला। ये जो पटल होता है ना ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, ये वाइब्रेटर का काम करेगा और इसके ऊपर हमने एक रखा है यहाँ पर बेलन के आकार का, यहाँ पर बर्तन रख दिया, कोई बेलनाकार, ये दिख रहा होगा आपको, ये बेलन के आकार का बर्तन रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी को, ये बेलनाकार बर्तन है। और इस बेलनाकार बर्तन के अंदर हमने यहाँ पर एक शंकुआकार सांचा रख दिया। ये शंकु के आकार का क्या है, मोल्ड है, हमारा सांचा है, दिखाई दे रहा होगा आप सबको, ये समझ आ रहा है इतना सभी को। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर हमने फनल लगा रखा, मतलब कीप लगा रखा है, जिसमें होकर के हम कंक्रीट इसमें गिराएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, इस फनल से हम कंक्रीट गिराते हैं इस कोन में, जो शंकु के आकार का सांचा है इसमें गिराते हैं कंक्रीट। इसके बाद इस हम पटल को वाइब्रेट कराते हैं और जब ये पटल वाइब्रेट होता है तो ये शंकु के आकार की जो कंक्रीट थी ना, इस पूरे बेलन में भर जाती है, यानी इस बेलनाकार जो सांचा है इसमें आ जाती है। तो जितना समय इसको इस शंकु से बेलनाकार सांचे में आने में लगता है, मतलब कोन की शेप से जितने टाइम में सिलेंडर बन जाता है उस टाइम को हम नोट कर लेते हैं। सॉरी, अगर ये टाइम हमारा
कम लगता है, मतलब कम समय में ये शंकु से बेलन बन गया, तो इसका मतलब है हमारी वर्केबिलिटी अच्छी है, कम टाइम में इसने आसानी से शेप चेंज कर लिया, मतलब अच्छी वर्केबिलिटी है। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो वर्केबिलिटी इसकी कैसी है, फिर इसकी वर्केबिलिटी लो है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग गया इसको कोन से सिलेंडर बनने में। इस तरह से हम इस टेस्ट को करते हैं, आसान टेस्ट है, सभी को समझ आया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझा देता हूँ। सॉरी, अब इसकी थ्योरी थोड़ा देख लीजिए आप लोग। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, इस थ्योरी में लिखा है कंक्रीट की स्वीकार्यता का संबंध इसकी सघनता यानी कंसिस्टेंसी से भी है। कंक्रीट जितनी सघन होगी उसकी स्वीकार्यता उतनी ही कम होगी, यानी जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, जितना अधिक समय लग रहा है इसको शेप चेंज करने में, उतनी ही इसकी वर्केबिलिटी कम है। इस उपकरण का जो आविष्कार है वो बी बाहरनर ने किया था, इन्हीं के नाम पे इसका नाम बीबी टेस्ट पड़ा है, जो स्वीडन के थे। इस उपकरण में कंपन उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे शंकु छिन्नक शक्ल के जो सैंपल होते हैं, मतलब कोन के शेप के जो सैंपल होते हैं, कंपनों के द्वारा बेलनाकार पिंड में परिवर्तित हो जाता है। इसमें लगने वाला समय सेकंड में ही स्वीकार्यता का मापन है, मतलब जितना टाइम लगता है इसमें वही स्वीकार्यता बताता है, वर्केबिलिटी बताता है। इतना सभी को समझ आया। अब लिखा जितना समय अधिक होगा स्वीकार्यता उतनी ही कम होगी, ये मैं आपको बता चुका। यह उपकरण कम जल सीमेंट अनुपात वाली कंक्रीट के लिए भी उपयुक्त है। इस परीक्षण की विशेषता यह है कि परीक्षण अवधि व कार्यस्थल पर कंक्रीट डालने की अवधि दोनों अवस्थाएं लगभग एक जैसी होती हैं। इस उपकरण में 3000 कंपन प्रति सेकंड मिनट वाला वाइब्रेटर पटल मतलब जिसके ऊपर हमने इस कोन को और सिलेंडर को रखा था वो लगा होता है। धातु का बेलनाकार पात्र होता है, पारदर्शक तस्तरी होती है, फनल इत्यादि लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त अवपात शंकु यानी कोन जो था, हमारा कोन का सांचा जो था वो होता है, कुटाई छड़ होती है और स्टॉप वॉच भी प्रयोग में आता है। ये सब इसके उपकरण थे। कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं मेन आप याद कर लीजिएगा इनमें से, ठीक है। अब इसकी प्रयोग विधि देख लो जरा सी। प्रयोग विधि है इसकी, सिंपल समझ में आ जाएगा आपको। सर्वप्रथम कंपल पटल के ऊपर मैं डायग्राम भी साथ में ले रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती रहे। देखिए, सर्वप्रथम कंपन पटल के ऊपर बेलनाकार पात्र रख दिया जाता है। ये हमारा कंपन पटल हो गया ये वाला, इसके ऊपर हमने ये बेलनाकार पात्र रखा हुआ है, बेलन के शेप का था ये वाला, ये दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है ना। इसके बाद आगे देखिए, इसमें अवपात शंकु सांचा रख दिया जाता है। पहले हमने लिया क्या, कंपन पटल ले लिया, इसके ऊपर हमने सिलेंडर रखा, इसके अंदर हमने बेलनाकार शंकु के आकार का सांचा रख दिया। अब अवपात शंकु सांचे में कंक्रीट 4 परतों में भर दी जाती है। सेम वही प्रोसेस है, 4 परत में भरेंगे और सभी परतों को हम 25 बार कुटाई करेंगे। कुटाई छड़ मैंने आपको बताई थी 16 mm व्यास की होती है और 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। जब इसको कूट देते हैं जिससे हमारी जो कंक्रीट है वो सघन कंक्रीट प्राप्त हो सके। अब फनल को हटाकर हम कांच की तस्तरी से शंकु सांचे की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं तथा फिर सांचे को उठाकर कंक्रीट में आए स्लंप को पढ़ लेते हैं। अब कंपी पटल को चलाकर कंक्रीट शंकु में कंपन उत्पन्न किए जाते हैं और स्टॉप वॉच भी चला दी जाती है। धीरे धीरे कंपनों के कारण गीली कंक्रीट शंकुआकार ढेर से बेलनाकार रूप में आने लगती है। जब कंक्रीट का शीर्ष समतल हो जाए तो इसका पता कांच तस्तरी की शीर्ष सतह से सटाकर लगाया जाता है। रोक घड़ी जो हमारी स्टॉप वॉच है इस पर समय सेकंड में पढ़ लिया जाता है। यहाँ ये जो होता है ये बीवी डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, एकदम आप इस वाइब्रेटर को चालू कर दीजिए। वाइब्रेटर प्लेट है आपकी, तो जो आपका कोन में कंक्रीट भरी हुई थी ये आपका इस सिलेंडर के शेप में आ जाएगी और जितने टाइम में सिलेंडर के शेप में आएगी उस टाइम को नोट कर लीजिए। कम टाइम में आ गई तो अच्छी वर्केबिलिटी है, ज़्यादा टाइम लगा तो वर्केबिलिटी कम है, बता देंगे सिंपली। तो ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा आप लोगों से, इस चैप्टर को आप जरूर तैयार कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसके ये जो जिन पर डेट लिखी हुई है ना, ये 4 क्वेश्चन तो आप जरूर ही तैयार कर लें। यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम इसके अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में बहुत जल्द। तब तक आप इस चैप्टर को तैयार कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जीटेक पॉली का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जीटेक पॉली नाम से ही आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।